नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सी फिल्म देख कर आए हैं। बैड एस रवि कुमार। और ये जो फिल्म है ये हिमेश रेशमिया की फिल्म है। आप सब जानते हैं हिमेश रेशमिया एक सिंगर हैं और पहले बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और आई थिंक उनकी शायद 10वीं फिल्म है ये उनकी। और और करीब 12 से 14 के ऊपर फिल्में कर चुके हैं। हाँ, करीब 16वीं या 17वीं फिल्म होगी। ओके। तो जो बैड एस रवि कुमार का किरदार है वो निभा रहे हिमेश रेशमिया। और हम किसी उम्मीद के साथ इस फिल्म को देखने नहीं गए थे क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद हमें लग रहा था कमाल डायलॉग्स हैं और कमाल। और खास तौर से ट्रेलर में लिख के आता है कि 80 के दशक का अगर सिनेमा आपको देखना है, 70 के दशक का सिनेमा आपको देखना है, तो मुझे लगा है कि वही सिनेमा है जिसे देखकर हम बड़े हुए। हमारे साथ गिरीश वानखेड़े हैं जो ट्रेड एनालिस्ट हैं। गिरीश जी, मैंने पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि मैं तो हंस रहा था पूरी फिल्म में, आप देख रहे थे, आप भी हंसे कुछ सीन्स पे। तो आपको कभी सलमान खान, अक्षय कुमार और जो अजय देवगन की फिल्मों में तालियां सीटियां नज़र आती हैं, लेकिन अंदर यहाँ बैठ के लोग उसकी डायलॉग्स पे, हिमेश के डायलॉग्स पे सीटियां मार रहे थे, तालियां मार रहे, ये आपने कभी देखा नहीं होगा ना सोचा होगा। नहीं देखा था मैंने। ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी क्योंकि मैं भी बहुत लो एक्सपेक्टेशंस के साथ फिल्म देखने गया था। लेकिन मैंने क्राउड में देखा कि लोग हिमेश रेशमिया की डायलॉग्स पे तालियां बजा रहे, हंस रहे। और काफ़ी वीटी डायलॉग्स भी थे, कुछ जिसको बोलते हैं ना चीज़ी, उस तरीके का था। बहुत ओवरबोर्ड था बहुत सारा, लेकिन ऑडियंस एंजॉय कर रही थी। यानी कि 200 की कैपेसिटी में करीब 50 से 60 लोग थे, वो भी सुबह 9 बजे के शो में, जो कि अचीवमेंट है, बुरा नहीं है, ये अच्छा कलेक्शन है जी। जो कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एडवांस बुकिंग आई थिंक कितना करोड़ हो चुके हैं अभी तक? करीब 5-5.5 करोड़ तक का तो मेरे ख्याल से फर्स्ट डे आना चाहिए। 1-1.5 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग होगी। ओके। और जो स्क्रीन्स मिले हैं फिल्म को वो कितने हैं? देखिए ये स्क्रीन काउंट इसका 1750 के करीब है, जो कि पैन इंडिया अगर रिलीज़ होती है 2 बड़ी फिल्में तो उसमें इसका शेयर अच्छा है। क्योंकि लवायप्पा भी रिलीज़ हुई है, बाद में सनम तेरी कसम भी रिलीज़ हुई है, उसके अलावा तेलुगु की एक फ़िल्म है, इंग्लिश में 2 फिल्म है। तो ओवरऑल अगर 1750 स्क्रीन काउंट में अगर रिलीज़ हो रही है तो ये बहुत कंसिडरेबल और रीज़नेबल रिलीज़ है। अब फिल्म पे बात कर लेते हैं। आपने वो पोर्शन थोड़ा सा छूट गया, मैं बता देता हूँ लोगों को कि जब फिल्म शुरू होती है तो बाकायदा एक सिनेमा हॉल की स्क्रीन दिखाई जाती है और उसमें लोग आगे बैठे और वहाँ लिखा हुआ होता है, अनाउंसमेंट है प्रॉपरली फिल्म से पहले कि ये 80 के दशक का सिनेमा है, उसी तरह का एंटरटेनमेंट है, मसाला है। और वाकई में फिल्म वैसी है। यहाँ तक कि जो कॉस्ट्यूम्स पहनाई गई हैं उनमें जिस तरह से आपको सेठ ज़माने में दिखते थे, या उनके जो नाम भी बड़े अजीब होते थे, भुजंग या शेर खान, पेड्रो, है ना, कार्लोस, जिस तरह के नाम होते थे उसी तरह के नाम इसमें रखे हैं। एक आप कॉस्ट्यूम में आप देखते होंगे एक जैकेट पहना हुआ है, ऊपर से एक मोतियों की माला होती थी। और डायलॉग्स ऐसे होते थे कि वो आप ट्रेलर में देख चुके हैं, डायलॉग्स कमाल होते थे जिन पे तालियां सीटियां बसी थी। वो सिनेमा देख के हम सब बड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिनेमा हम पीछे छूट गया। लेकिन वापस उस सिनेमा को याद दिलाया साउथ के सिनेमा ने, और फिर वापस से जो साउथ का सिनेमा है उसी को कॉपी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि हिंदी सिनेमा वापस अपनी रूट्स की तरफ लौट गया, जो 70 के दशक में हमने देखा। 60 के लेट 60 में इस तरह का सिनेमा शुरू हुआ था। नहीं, 70 शुरुआती 70 और लेट 60 और फिर 80 के प्रारंभिक 90 सालों तक में तो फिर बहुत ही चला। वो 2000 में दिल चाहता के बाद ये पूरा सीन चेंज हुआ। एग्जैक्टली। तो उसके पहले जो फिल्में बनती थी जिसमें जुगनू थी, आज़ाद थी। मैं आपको मजे की बात में जुगनू की और इसकी बात की, मैं आपको बड़े कमाल की बात बताता हूँ। जब फिल्म हम देख रहे थे तो फिल्म में एक वो सीन है जहाँ पे हार चोरी करने जा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में फौरन से आया कि अरे यार क्या वो सीन तो स्पूफ नहीं होगा? तो वो शालीमार फिल्म थी। यस, शालीमार, जुगनू, चरस, एक से बढ़कर एक, ये सारी जो फिल्में थी ये 80s की लार्जर देन लाइफ, लाउड फिल्में, अमिताभ बच्चन की भी फिल्में, उसके अलावा राजकुमार की फिल्में, धर्मेंद्र, फिरोज खान, खोया पाया, मतलब भाई बिछड़ गए, यहाँ पे भी था मनमोहन देसाई की फिल्म। तो वो सारे जो फिल्मों के ट्रोप्स बोलते हैं उनको, उन सारे ट्रोप्स को यूज़ किया गया। जितनी एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमेशा एंड में विलन आपकी माँ को बंदी बना लेता है, जो कालिया से लेकर हर फिल्म में हुआ है, उसने भाभी को बंदी बना लेते हैं, तो वो बंदी बना लेना, फिर एंड में एक साथ सारे विलेंस का खड़ा होना, उसके अलावा फिर हीरोइन का कभी नहीं मिलना और हीरोइन के न मिलने के लिए गम के गाने गाना,
फिर गम के गाने के बाद ही फटाक से उसका डांस भी कर लेना। उसके अलावा एक डांसर हमेशा पेटेंट होना जो कि आइटम सॉन्ग करेगी। उसके अलावा माँ जो रहेगी वो लाउड रहेगी, ओवर इमोशनल रहेगी। विलेन जो रहेंगे उसके अजीब से नाम रहेंगे और वो बहुत स्लो मोशन में आएंगे, बात करेंगे और बहुत ही क्लीशे डायलॉग्स बोलेंगे। हीरो जो रहेगा वो बड़ी बड़ी धमकियाँ देगा या नहीं भी देगा तो उसके जो मिलने की जगह रहेगी वो कभी लिफ्ट पे रहेगी, तो कभी पहाड़ी पे रहेगी, तो कभी रेगिस्तान पे रहेगी, तो कभी सड़कों पे लोकेशंस रहेगी। भी दिखाएंगे सब कुछ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे डायलॉग्स और जो फिल्म में देख रहा था, मैं हंसा, मैं इन्जॉय किया मैंने। मुझे एक्चुअली 70-80 का सिनेमा भी याद आया। और जो सबसे बड़ी बात थी, मैं कुछ चीज़ें बोल देता हूँ इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ। बैकग्राउंड स्कोर, आर डी बर्मन का जो म्यूज़िक होता था, उस तरह का म्यूज़िक जो अभी भी मैं अगर बोलूँ तारा, उस तरह का एक उन्होंने म्यूज़िक लिया है। कास्टिंग में अगर बोलूँ तो द ग्रेट गैम्बलर जैसी कास्टिंग का लुक मुझे नज़र आया। उसके अलावा आपने देखा होगा 70 के ज़माने में कुछ फिल्में थीं जैसे लैला मजनू, हम किसी से कम नहीं, जहाँ पूरा गानों का एक मेडले होता था। यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं में भी था। हाँ, उस और कुछ पुरानी फिल्मों में भी था जहाँ लंबी लंबी कवालियाँ होती थी। इस तरह का बहुत टाइम के बाद मुझे यहाँ देखना, जो तंदूरी डे से शुरू होता है और वो बैक टू बैक गाने हैं और वो बैक टू बैक गाने काफ़ी देर तक चलते हैं और उसमें कहानी भी चल रही है, ऐसा नहीं कि कहानी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि सारे गाने जो हैं बड़े मेलोडियस हैं और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति है। म्यूज़िक वीडियो में फिल्म बनाई गई है। और उसके अलावा मुझे जो दूसरी चीज़ लगती है वो ये कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है फिल्म को बचाने की इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या बिजनेस, म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होगा। और म्यूज़िक, जैसा कि मैं हिमेश से बात भी कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि म्यूज़िक ऑलरेडी हिट है काफ़ी। तो आप सबसे पहले हम इसको अगर गणित की बात करें तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये फिल्म ओवरऑल इसका गणित जो है 20 करोड़ में फिल्म बनी है। हिमेश रेशमिया के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा एक्टर नहीं है जो बॉक्स ऑफिस में रूल करता हो। म्यूज़िक अच्छा है क्योंकि वो हिमेश रेशमिया की स्ट्रेंथ है और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उनकी एक्टिंग है। अब वीकनेस और स्ट्रेंथ को जोड़ करके फिल्म का गणित देखा जाए तो फिल्म एवरेज है, रीज़नेबल है, कहीं ना कहीं वो आपको हंसाती है। ये फिल्म अपने आप को सीरियसली नहीं लेती, इसलिए आपने भी इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इवन हिमेश ने खुद को सीरियसली नहीं लिया है। यस, हिमेश ने भी खुद सीरियस फिल्म को भी सीरियसली नहीं लिया, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ आप फिल्म को देखने ना जाएं। एंटरटेन हो, इसमें टिपिकल ग्लिचेस है, वो क्लिशेज है, वो ट्रोप्स है, वो एलिमेंट्स है जो आपने कई बार देखे हैं और कई बार आप उससे उकता भी चुके हो। लेकिन वही पुरानी शराब नई बॉटल में आपको इस फिल्म से नज़र आएगी। आपको लगेगा कि मैं वही पुरानी फिल्में जो एंजॉय करता था वैसा एंजॉय कर रहा हूँ। आर डी बर्मन का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, लेकिन इतना ज़रूर इसमें आर डी बर्मन नहीं है। हाँ, इसमें आर डी बर्मन नहीं, हिमेश रेशमिया का ही म्यूज़िक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना भी फिल्म का जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स विदेश में कई लोकेशंस पे शूट किया, हालांकि सब्सिडीज मिली होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन जो एक्टर्स है बहुत हैम करते हैं, बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं। स्क्रिप्ट पे काम होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है। मुझे लगता है स्क्रिप्ट और दूसरा स्क्रीन प्ले ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट के बाद ही स्क्रीन प्ले है और स्क्रीन प्ले पे बहुत ही नाकाम झटके लगे। मतलब ऐसे है कि ऐसा लगता है कि पहले गाने बना दिए गए हैं एल्बम के और फिर वो गानों को अकोमोडेट करने के लिए कहानी लिखी गई हो और कहानी भी ये सोच के लिखी गई है कि बहुत ही ट्रेडिशनल रूटीन कहानी हो, रेगुलर हो, जिसमें कोई भी एक्साइटमेंट या थ्रिल ना हो। इस तरीके के सब चीज़ें जोड़ के कहानी लिखी गई है। कहानी इस फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है और जो कि अच्छी हो सकती थी। और स्पूफ बनते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पूफ नहीं बनते, लेकिन स्पूफ में एंटरटेनमेंट भी होता है। लेकिन आप अपने आप पे भी कितना देर तक हंसोगे? कहीं ना कहीं आप अपने आप पे हंसने के बाद कुछ तो लॉजिक हो, थोड़ा बहुत सेंसिबिलिटी हो कि आप देखते जाएं और आगे बढ़े। अब पुष्पा में भी आप हंसते हो, लेकिन पुष्पा में कहीं ना कहीं एक हुक है, कहीं ना कहीं एक हारमनी है, एक रिदम है पूरी फिल्म में एक दूसरे को, मतलब एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको बांधे रखता है। वो कमी इस फिल्म में है। मुझे ज़्यादा मुझे और कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी इस फिल्म से, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आपकी अपेक्षाओं के मुकाबले ये फिल्म उतरती नहीं है जिस अपेक्षा। कितने स्टार देंगे आप? मैं दूंगा इस फिल्म को 1.5 स्टार्स।
ओके, 1.5 स्टार। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इनके उलट सोचता हूं इस फिल्म के बारे में। मैं उलट इसलिए सोचता हूं क्योंकि मुझे एक तो पहली बात कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा मुझे ये कि पहले से एक अनाउंसमेंट किया गया कि पिक्चर 70-80 के दशक थी। मैं सोच के गया था कि फिल्म में 70-80 के दशक का मुझे वो डायलॉग दिखने पड़ेगा और आपको हंसी आती है। डायलॉग्स कमाल लिखे हैं, नो डाउट डायलॉग्स कमाल हैं, और हिमेश जब बोलते हैं वो डायलॉग्स उन पे जचते भी हैं, लेकिन आपको उन डायलॉग्स को सुन के हंसी आती है और वही एंटरटेनमेंट है। अगर आप शुरू में वो कहते हैं कि लॉजिक का कोई ऑप्शन नहीं है, लॉजिक सोच के मत जाना, शुरू में स्क्रीन पे आता है, इंटरवल के टाइम पे भी आता है, और चाहे वो फॉन्ट्स जो हैं फिल्म के इस्तेमाल किए गए वो भी, तो मुझे तो मेरा 70s का 80s का ज़माना जो है मुझे याद आया और मैं एंटरटेन हुआ। मुझे लगता है कि मैं 2.5 स्टार के आसपास, 2.5 के आसपास मैं दे सकता हूँ इस फिल्म को। और मेरे ख़्याल में जिस तरह से लोग इसको देख रहे हैं और शायद देखेंगे, क्योंकि एक बज़ है पिक्चर का, लेकिन देखते हैं कि कितने कामयाब होती है फिल्म। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।